सोशियोलॉजी एमसीक्यूज़ का जो हमने सिलसिला शुरू किया है उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज 16th पार्ट होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी 3 मुख्तलिफ सब्जेक्ट से, जो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन से रिलेटेड कुछ questions. Question number 1. Marx proclaimed that religion would disappear when? B is the right option here. Socialist revolution removed the need for capitalist ideology. So मार्क्स जो थे उन्होंने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने, कि ये जो रिलीजन होता है वो आपके सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है एंड रिलीजन जो है वो सपोर्ट करता है जो एलीट क्लास होती है, जो बोर्शियस होते हैं। और जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आएगा तो जो रिलीजन है इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टेट अफेयर्स। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन दुर्कheim's work, the term collective representation refers to, C is the right option, shared ideas and moral values often symbolized by an object or figurehead। तो यहाँ पे आज ये जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो थी वो हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी, जो उसमें ट्राइब थे, जो क्लैन थे, उनमें कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन थी, जो कि मुख्तलिफ जो फिगर हेड्स थे, जो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ थी, जैसे टोटमिज़म था, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करते थे, उनकी वो वर्शिप करते थे, उनकी इबादत करते थे। जैसे हिंदुज़म में मुख्तलिफ जानवरों को पूजा जाता था और मुख्तलिफ पर्सोनिफाइड फॉर्म्स ऑफ उनके भगवान थे, तो ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहलाती थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वेबर सेड दैट स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म could be traced back to, so D is the right option, Calvinists who engaged in ascetic practices to gain signs of salvation। सल्वेशन का मतलब होता है बख्शिश, बख्शा जाना। तो ये जो कैल्विनिस्ट्स थे, प्रोटेस्टेंट्स में एक जो इनकी कैल्विनिस्ट्स जो जॉन कैल्विन के हामी थे, उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि जो लोग यहाँ पे अपनी इस जो दुनियावी ज़िंदगी है उसमें कामयाब हैं और उनके पास वसाइल हैं, वो अमीर हैं, तो जो अगली जो दुनिया होगी उसमें भी वो अमीर होंगे और वो बख्शे जा चुके हैं, उनकी सल्वेशन हो चुकी है। तो ये फिर कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी उसकी बुनियाद बना। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सेकुलराइजेशन इन्वॉल्व्स द टू रिलेटेड आइडियाज़ ऑफ, सो इसमें ये 2 रिलेटेड आइडियाज़ हैं, डिसएंगेजमेंट एंड डिसएनहांसमेंट। इट रेफर्स टू कि जो हमारा रिलीजन है उसको उसकी डिसएंगेजमेंट की जाती है स्टेट अफेयर्स में और उसको फॉलो नहीं किया जाता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी कि उसको कम कर दिया जाता है। तो ये दोनों डिसएंगेजमेंट एंड डिसएनहांसमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। एन एक्सलेसिया is A is the right option, a religious organization that claims total spiritual authority over its members. So A is the right option. Ecclesia जो है वो it's a kind of church, और ये 15वीं सदी तक जो मोर जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी के ऊपर फोकस करते थे, एक ग्रुप होता था, चर्च तरह का ग्रुप होता था, उसको हम एक्लेसिया बोलते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अ सेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर, वॉलंटरी मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड हाई लेवल्स ऑफ इमोशनल कमिटमेंट। जी, सेक्ट में जो है ना हाई लेवल की इमोशनल कमिटमेंट होती है
और जो आपका एक सर्टन एक एग्जिस्टिंग एक रिलीजन होता है उसी की बीच में से ये एक सेक्ट जो है वो जन्म लेता है। ये कोई अलग से रिलीजन नहीं होता, एक जो इस्टेब्लिश्ड रिलीजन होता है उसी में से आगे एक सेक्ट जो है वो जन्म लेता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, Herberg's 95 study of religion in America suggested that ये सभी इसके आंसर्स हैं, यानी कि डी इज़ द राइट ऑप्शन के ऑल ऑफ अबव जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। एथनिक माइनॉरिटीज़ प्रैक्टिस्ड रिलीजन टू अचीव सोशल एक्सेप्टेंस इन द कल्चर। जी या एथनिक माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सोशल यानी इंक्लूजन के लिए या सोशल एक्सेप्टेंस के लिए रिलीजन को प्रैक्टिस करती हैं। मेन स्ट्रीम फेथ्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली आइडेंटिफाइड विद नेशनल आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो मेन स्ट्रीम रिलीजन इस्लाम है, तो उनको इस्लामिक कंट्री कहा जाता है उसी बुनियाद पे। ओके, द मोरल टीचिंग्स ऑफ द मेन रिलीजन्स फॉर बिकमिंग relatively सिमिलर। जी जो मेन रिलीजन होते हैं किसी भी स्टेट में तो उनका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे रिलीजन्स पर भी होता है और एक उन्हीं को मेन रिलीजन माना जाता है उस कंट्री में। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द शिफ्ट फ्रॉम सिविल रिलीजन to common religion means that. B is the right option. Despite the weakening of traditional authority, our everyday lives and common sense remain shaped by religious belief and values. चाहे माशरा सेकुलर हो जाए लेकिन उसमें जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स और वैल्यूज़ हैं, जो रवायात हैं, उनका असर होता है। मिसाल के तौर पर इंडियन सोसाइटी वो क्लेम करते हैं दैट दे आर अ सेकुलर स्टेट, बट जो इंडियन उनकी रवायात हैं वो सारी की सारी हिंदुज़म के ऊपर पेश करती है। उनकी रोज़मर्रा की जो लाइफ है, डेली जो बिलीफ्स और वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर प्रैक्टिस कम भी हो जाए किसी रिलीजन की, मिसाल के तौर पर अगर लोग चर्च जाना छोड़ दें, नमाज़ पढ़ना छोड़ दें, लेकिन उस रिलीजन की जो वैल्यूज़ और बिलीफ्स हैं वो लोगों में उसके बाद तक भी रहेंगे, एग्जिस्ट करते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड अफर्मिंग रिलीजन्स इज़ द राइट ऑप्शन। एम्ब्रेस कन्वेंशनल कल्चरल वैल्यूज़ बट ऑफर न्यू मीन्स ऑफ अचीविंग दम। देखिए वो जो ट्रेडिशनल जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसको बिलीव तो करते हैं, गोल्स को बिलीव करते हैं, टारगेट्स को बिलीव करते हैं, हाँ जी यही टारगेट्स हैं, लेकिन वो उनको हासिल करने के लिए न्यू मीन्स जो है उनका यूज़ करते हैं। जैसे योगा है, जो मेडिटेशन है, वो एक न्यू वे है टू मेडिटेट, टू रिलीव स्ट्रेस। सो दीज आर कॉल्ड वर्ल्ड अफर्मिंग रिलीजन्स। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो फैमिली एंड मैरिज से होंगे, sociology of family and marriage. Okay, question number 1, the nuclear family means. So D is the right option. A two generation unit of parents and their children, जिसमें माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं, हम इसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। एंड अ जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें नाना नानी, दादा दादी, अंकल एंड आंट्स भी रहते हैं, जहाँ पे 3-4 जनरेशन्स जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं, एक छत के नीचे रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Parsons argued that two main functions of the modern family were. So C is the right option, primary socialization and personality stabilization. So primary जो socialization है वो सिखाती है जो न्यू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं that how to be in society, how to live in society, how to perform your role in society, and जो आपकी personality stabilization होती है, it's emotional support जो आपको फैमिली प्रोवाइड करती है।
और वो आपको मेंटेन करने के लिए फ़ायदा देती है, जो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज ट्रेंड्स डिड the new right not suggest as evidence of declining family values? So A is the right answer कि family values जो हैं वो वेस्ट में क्यों ख़त्म हो रही हैं. तो वो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी फॉर कोहैबिटेशन बिफोर मैरिज. जी, लिव इन रिलेशनशिप की बात की जा रही है कि जो इस तरह के रिलेशनशिप हैं दैट डज नॉट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, तो उसमें जो है वो हमारे जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो कम हो रही हैं. ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Stone's research suggests that prior to industrialization, the nuclear family, so C is the right option, had begun to merge through the separation of work and home life. देखिए, न्यूक्लियर फैमिली से पहले तो लोग जो थे वो जॉइंट फैमिली में रहते ही थे और एक क्लैन सिस्टम था, लेकिन जब सेपरेशन पैदा हो गई वो वर्क की और होम लाइफ की, तो तब जो है वो न्यूक्लियर फैमिली ने जन्म लेना स्टार्ट किया. और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले न्यूक्लियर फैमिली जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी. ओके, अगला सवाल. क्वेश्चन नंबर 5. द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड कैन बी ट्रेस बैक टू. सो ये इसमें 3 ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे और ये तीनों जो हैं वो राइट आंसर्स हैं, तो फिर इसलिए डी को हम क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव. सो ए, द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, increasingly emotional ties between parents and children, and new consumer goods for children such as clothes and toys and books. जी, इससे पहले जो थे वो बचपन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. 15वीं सदी से पहले तक बचपन का कोई इतना ख़ास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, लेकिन उसके बाद से बच्चों के लिए अलग से बुक्स, खिलौने, कपड़े बनने शुरू हुए और बच्चों के साथ जो माँ बाप थे उनका एक रिलेशनशिप बनना शुरू हुआ और कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों के लिए लाजमी करार दी गई. तो तब जो है वो बचपन का कॉन्सेप्ट जो था वो इमर्ज हुआ और कंस्ट्रक्शन हुई चाइल्डहुड की. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. द थर्ड एज ऑफ द लाइफ कोर्स इज सेड टू इन्वॉल्व. सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो लाइफ कोर्स का वर्ड यूज़ करते हैं, वो लाइफ कोर्स को स्टडी करते हैं. और थर्ड एज इसमें क्या हुई है ये इन्होंने पूछा है यहाँ पे. तो थर्ड एज होती है कि अब जो कि लाइफ स्पैन बढ़ गया है लोगों का. पहले लोग रिटायर होते थे और उसके बाद बूढ़े कंसिडर किए जाते थे, लेकिन अब रिटायर होके उसके बाद कुछ का अरसा होता है जिसमें वो एक्टिव रहते हैं. बूढ़े होने से पहले एक अरसा होता है रिटायरमेंट के बाद और बूढ़े होने से पहले. तो मिसाल के तौर पर 60 साल की उम्र में हमारे कंट्री में लोग रिटायर होते हैं, ठीक है, और वो 60 साल के बाद 60 से 70 तक आप वो पीरियड कर लें कि वो एक एक्टिव पीरियड गुजारते हैं. तो उसको आजकल हम कहते हैं थर्ड एज, उसको हम थर्ड एज बोलेंगे. और ये ए इज़ द राइट आंसर, एक्टिव नॉन वर्क इंडिपेंडेंस आफ्टर रिटायरमेंट. ओके, द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 7. Marriage appears to be in decline because, so B is the right option, many people are cohabiting in long-term relationships. So without marriage जो है लोग एक साथ रह रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ में एंड इवन इन इंडियन सोसाइटी में, तो इससे फिर जो है वो मैरिज जो है वो डिक्लाइन तो होगी, क्योंकि उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं उनको फॉलो करना और लॉ को फॉलो करना. इसलिए वेस्ट में जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कोहैबिटेशन, यानी लिव इन रिलेशनशिप विदाउट मैरिज. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. द शिफ्ट फ्रॉम कस्टोडियल टू जॉइंट पेरेंटहुड आफ्टर divorce means that, so C is the right option here. Both parents are expected to cooperate in the continued care of their children. जी, ये जनाब पहले कस्टोडियल
पेरेंटिंग होती थी जिसमें जनाब सिर्फ एक जो सिंगल पेरेंट होता था वो बच्चों को लुक आफ्टर करता था, बट अब जो है आफ्टर डाइवोर्स इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि जो जॉइंट पेरेंटहुड है वो की जाए और बच्चों को जो है माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। मिसाल के तौर पर आफ्टर डाइवोर्स जो है वो मियाँ बीवी आपस में ये कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम हर वीकेंड पे बच्चों दोनों को टाइम देंगे और दोनों को घुमाने फिराने हम ले जाएंगे, ताकि आफ्टर डाइवोर्स एंड वो जो ब्रेकअप है मैरिज का, उसके बाद जो बच्चों के ऊपर जो है वो मिनिमाइज हो सके उस चीज़ का इम्पैक्ट। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, it is difficult to ascertain the true extent of domestic violence because जी डोमेस्टिक वायलेंस को असरटेन करने का जो क्यों है मुश्किल है। सो इज़ द राइट ऑप्शन, देयर इज़ लार्ज डार्क फिगर ऑफ अनरिपोर्टेड इंसिडेंट्स। जी बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो फैमिली में वो अनरिपोर्टेड होते हैं एंड इट वाज नॉट पॉसिबल इन फैमिली टू रिपोर्ट ऑल द केसेस टू द अथॉरिटीज़। तो इस वजह से इनको इन फिगर्स को कलेक्ट करना जो है और इनको आइडेंटिफाई करना इट इज़ डिफ़िकल्ट। ओके जी, अब हम लास्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं और अब सोशियोलॉजी ऑफ सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ या जिसको अर्बन सोशियोलॉजी कहते हैं उसकी तरफ हम मूव करते हैं। ओके जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी, टर्म कलेक्टिव कंजम्पशन रेफर्स टू। कैस्टल्स 1977 से मखूज़ है ये टर्म एंड इसका डी राइट ऑप्शन है जिसमें है द प्रोविजन ऑफ हेल्थ, हाउसिंग एंड एजुकेशन सर्विसेज बाय द स्टेट। सो इन द न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, रिथ 1938 said that social relationships in the urban way of life were segmental because ये जनाब इन्होंने अर्बन वे ऑफ लाइफ एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सेगमेंटल है बिकॉज बी इज़ द राइट ऑप्शन, पीपल न्यू ईच अदर ओनली थ्रू स्पेसिफिक सिचुएशनल रोल्स एंड नॉट एज होल राउंडेड इंडिविजुअल्स। जी बिल्कुल, हम जब सिटीज़ में रहते हैं तो हम लोगों को जस्ट उनके एक स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से हम उनको जानते हैं। वो हमारे नेबर हो सकते हैं, वो हमारे कोलीग्स हो सकते हैं, वो हमें मस्जिद में मिल सकते हैं जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उधर हमारी उनसे दोस्ती हो सकती है, बट वी आर नॉट फैमिलियर विद देयर बैकग्राउंड एंड उनका क्या बैकग्राउंड है, उनके पेरेंट्स कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनकी फैमिली में पहले क्या होता रहा है, क्या नहीं होता रहा है, तो इन चीज़ों को हम नहीं जान सकते। ओके, बस एक स्पेसिफिक एक सरसरी से हम जानते हैं शहरों में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाय फल्चर एंड स्कॉट एज ए क्राइटेरियन ऑफ कम्युनिटी। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, उनके अकॉर्डिंग फल्चर एंड स्कॉट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन was not identified as a criterion of community. So C is the right option. Okay, moving towards next question. Urbanization occurred in the 19th century because C is the right option. Industrial capitalism led to a shift of population from rural to urban areas. जी अर्बनाइजेशन हुई तब थी जब मशीनें आई, इंडस्ट्री लगी और जब शहरों में फैक्ट्रियाँ लगी तो जो बहुत ज़्यादा तादाद में जो गाँव में रहने वाले लोग थे वो मज़दूर बनने के लिए शहरों में चले गए, कमाई करने के लिए शहरों में चले गए और यूँ जो है वो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, द इकोलॉजिकल अप्रोच टू अर्बन सोशियोलॉजी इन्वॉल्व्ड स्टडिंग। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, हाउ सोशल ग्रुप्स colonized different areas of the city and competed for resources. जी इसको resources are always scarce and
उनकी स्केर्स होने की वजह से जो है, लिमिटेड होने की वजह से जो मुख्तलिफ़ सोशल ग्रुप्स हैं उनको हमेशा हासिल करने में लगे रहते हैं। तो इकोलॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग रहते हैं। मिसाल के तौर पर जो अंदरून शहर होता है वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, और जो सबर्ब्स बनते हैं जैसे बहरिया टाउन है, ये सबर्ब है जो शहर के बाहर बना है, तो वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं वो कैन अफोर्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फ्रॉम, मतलब बाहर से वो अंदर जा सकते हैं, इनर सिटी में जा सकते हैं, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मज़दूर तबके के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो तो वहीं रहेंगे जहाँ पे उनकी जॉब होगी, दूर से वो बैरियर टाउन से रोज़ाना वो कचहरी की साइड पे नहीं जा सकेंगे। सो सबअर्ब्स जो हैं वो अमीर लोगों के लिए डेवलप होते हैं, यानी कि तबक़ात जो हैं वो मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ ऑफ सिटी होते हैं उसमें रहाइश पजीर होते हैं। Question number 6. Class segregation was apparent in mid-20th century Britain insofar as B is the right option. Working class communities formed in the inner cities while the middle classes moved out to the suburbs. देखें वही बात की हैं, जो वर्किंग क्लास थी वो इनर सिटीज़ में रहती थी, जो अंदरून शहर होता है, और जो मिडिल क्लास है, जो वाइट कॉलर लोग हैं, वो सबअर्ब्स में रह सकते हैं, वो दूर से आ सकते हैं अपनी जॉब्स पे, उनके पास गाड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन जिन्होंने रोज़ फैक्ट्री जाना है दे यूज़ टू प्रेफर कि वो फैक्ट्री के करीब ही रहाइश लें, अंदर रहें शहर के। ओके, तो अगला सवाल जनाब, या मेरे ख्याल में ये लास्ट क्वेश्चन था जी, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।